नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज की क्लास में अपन संधि में आगे क्या करने वाले हैं। परंतु पहले वही दो शब्द। तो चलिए देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली की आज आपके समक्ष कौन से दो शब्द हो सकते हैं। तो देखते हैं। एक शब्द तो है PRIMA, FACIE। इसको क्या बोल सकते हैं, इसका उच्चारण क्या हो सकता है? तो प्रीमा फेसी, प्रीमा फेसी। देखिए यहां पर प्रीमा फेसी ये तो है, बाद में अंत में ई आया है तो ये ए के लिए आ जाता है। प्रीमा फेसी यानी हल्की सी ए की आवाज भी इसमें आएगी। तो प्रीमा फेसी क्या मतलब होता है इसका? प्रथम दृष्टि में। इसका शाब्दिक अर्थ है, हिंदी अर्थ है प्रथम दृष्टि में। और आपको मैं बता देती हूँ ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रीमा फेसी, क्योंकि ये RS की एग्जाम में पूछा जा चुका है और SI की एग्जाम कोई कम नहीं आती, इसमें हिंदी अच्छे लेवल की आती है और ये हिंदी व्याकरण का ही टॉपिक माना जाता है। तो इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिए, प्रीमा फेसी यानी प्रथम दृष्टि में। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे शब्द की। तो दूसरा शब्द है PROVISO। इसे अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोविसो, 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 प्रोविसो बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है? देखिए यदि अपन शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शर्त होता है, परंतु एक बार इसको एग्जाम में पूछा गया था तो इसमें विकल्प शर्त नहीं था, परंतुक था। परंतुक। अब परंतुक शर्त के अर्थ में कैसे जाता है? देखिए हमेशा अपन शर्त कब प्रयोग में लाते हैं? जब कोई कारण सहित बात करते हैं कि यदि आप ये करेंगे तो ये होगा। अपन कारण लगाते हैं तो जहां पर कारण लगाते हैं वहां पर एक तरीके से शर्त दी जाती है, यदि ये करेंगे तो ये करना होगा, ये करेंगे तो ये करना होगा। तो इसलिए परंतु अपन कहते हैं ना ये नहीं कर पाया क्योंकि, तो परंतु जो होता है वो कारण बताने के लिए होता है, तो इसलिए ये इसके अर्थ में चला जाता है। तो यहाँ पर अपनों ने प्रीमा फेसी देखा जो प्रथम दृष्टि में अर्थ होता है, और उसके बाद प्रोविसो देखा जिसका अर्थ होता है शर्त या परंतु। बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी में एक शब्द होता है माड़ियो। माड़ियो मैंने आपको बताया भी था कि ये अड़य है जिसको हिंदी में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार से ये लिखा हुआ होता है। माड़ियो किसे कहते हैं? देखिए छत पर बने कमरे को राजस्थानी में माड़ियो कहते हैं। छत पर बना कमरा, छत पर बना कमरा ही राजस्थानी में क्या कहते हैं? माड़ियो। माड़ियो कहा जाता है, हालांकि उसकी टोन भी अलग होती है। माड़ियो, माड़ियो ऐसे इसको बोला जाता है। देखिए काफी जगह पर माड़ियो जो होता है इसको चौबारा भी बोला जाता है, जबकि हिंदी शब्दकोश के अनुसार चौबारा उसे कहा जाएगा जिसके 4 दरवाजे हों। परंतु अपन राजस्थानी भाषा में जो छत पर कमरा बना दिया जाता है उसको माड़ियो ही बोलते हैं। तो एक तो हुआ शब्द माड़ियो, और उसके बाद जो दूसरा शब्द है आपके सामने आज की क्लास में वो है चून। तो चून किसे कहते हैं? चून कहते हैं आटा को, आटा को। एक शब्द और बता देती हूं यहां पर, जब अड़े आए गया तो एक शब्द आता है आड़ा। आड़ा, आड़ा किसे कहते हैं? देखिए राजस्थानी में दीवार में जो छोटा सा बना होता है, जो आर पार नहीं होता, दीवार में आर पार नहीं होता, परंतु दीवार में एक छेद रख दिया जाता है जो पहले के समय में सामान रखने के लिए काम में आता था। उसे अपन खिड़की नहीं बोल सकते क्योंकि खिड़की आर पार होती है, तो उसे आड़ा बोला जाता था। तो ये क्या होता है? दीवार में बना सामान रखने का स्थान,
सामान रखने का स्थान ही क्या कहलाता है? आड़ा कहलाता है। तो ये थे आज की क्लास के प्रमुख 4 शब्द। प्रिवाभैसी जिसका मतलब हुआ प्रथम दृष्टि में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अपन आगे, और उसके बाद प्रोविसो यानी शर्त, व परंतुक, माड़ियो छत पर बना कमरा, चून आटे को कहते ही हैं, और आड़ा दीवार में बना सामान रखने का स्थान है कहलाता है। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए अपन कहाँ थे, अपन चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। और मेन टॉपिक में अपन कहाँ पर थे? संधि में थे। और संधि में कहाँ पर थे? विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि के तीनों मुख्य भेद अपन पढ़ चुके थे। अब अपन जो विशेष नियम है, कुछ 2-4 नियम चलते हैं, उन पर अपन थे। तो बढ़ते हैं इस क्लास की तरफ। और विसर्ग संधि में पिछली क्लास में अपनों ने कौन सा नियम देखा था? पिछली क्लास में अपनों ने नियम देखा था कौन सा? अंतः और पुरः का। अपनों ने क्या देखा था इस नियम में? अंतः या पुरः, ये देखा था क्या? अंतः या पुरः के साथ ही यदि कौन सा आ जाए, सगो स्वर्ण आ जाए, तो वहां पर क्या होता है? र बनाना होता है। और इसके साथ साथ अपनों ने ये नियम भी देखा था कि भाई अंतः या पुनः, सॉरी पुरः नहीं था, पुनः था। उसके साथ साथ यदि कोई सैघोष वर्ण आ जाए, सैघोष वर्ण आ जाए, तो भी अपन इस विसर्ग को किस में बदलेंगे? विसर्ग को बदलेंगे र में, यानी रुत्व विसर्ग संधि का एक नियम और आ जाता है। उसके बाद अपनों ने देखा था, अपनों ने क्या देखा था? ए आ जाए और इसके साथ साथ विसर्ग आ जाए, और विसर्ग के साथ साथ कौन आ जाए? विसर्ग के साथ आ जाए क या ख या प या फ, है ना? ये चीज अपनों ने देखी थी। और इसमें भी अपनों ने देखा था कि भाई अगर इस प्रकार से कोई आ जाता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। और इसमें अपनों ने महत्वपूर्ण शब्द भी देखा था, कौन सा? अधय जोड़ पतन, ये शब्द देखा था। यहाँ पे ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, आगे प आ रहा है, तो ए विसर्ग प आने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी शुद्ध शब्द कौन सा माना जाएगा? अधय पतन ही शुद्ध शब्द माना जाएगा। क्लियर? अब यहाँ तक अपन ये चीज पढ़ चुके थे। यहाँ पर अपनों ने ये देखा है कि भाई ए आ जाए, विसर्ग आ जाए, क ख प फ में से कोई भी आ जाए, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परंतु एक चीज यहाँ पर और निकल कर आ जाती है, और वो कौन सी आ जाती है कि यदि कहीं पर नमः आ जाए या तिरह आ जाए या पुरः आ जाए, जिसको अपन इसका अपवाद कह सकते हैं। नमः, तिरह और पुरः, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, और इसके साथ साथ क्री धातु से बने कोई शब्द आ जाए, क्री धातु से बने शब्द। अब क्री धातु से बने हुए शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए, क्री धातु के बने हुए शब्दों को आप अलग से नोट करेंगे। क्री धातु से बने शब्द तो होते हैं, एक तो कृत होता है, एक कृति होता है, एक कर्ता होता है, एक कार होता है, एक करण होता है। कृत, कृति, कर्ता, कार, करण, ये 5 शब्द होते हैं जो क्री धातु से बने हुए शब्द माने जाते हैं। इनको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। काफी बार काफी जगहों पर क्री धातु का सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा क्री धातु से बना शब्द नहीं है। तो क्री धातु से बने हुए 5 शब्द होते हैं, कृत, कृति, कर्ता, कार, करण। तो ये आप विशेषतया लिख लेंगे। अब यहाँ पर अपन देख रहे थे कि भाई नमः आ जाए, तिरह आ जाए, पुरः आ जाए, और इसके साथ साथ क्री धातु से बने हुए कोई भी शब्द आ जाए, तो अपन क्या करेंगे? अपन ये जो विसर्ग है इसको दंत्य स में बदलेंगे। ये यहां पर मैंने क्यों बताया? और अपवाद
स्वरूप क्यों बताया है? इसलिए क्योंकि ए विसर्ग क ख प फ है, तीनों में ए है। नमः में अंत में ए, तिरह में ए, पुरह में ए, तीनों में ए और तीनों में विसर्ग और उसके बाद क्री धातु से बने हुए ये पांचों शब्द जिनमें पांचों में ही क है। कृत में क, बाद में रीस्वर है, कृति में भी क रीस्वर है, और ये तो है ही क प्लस ए, और ये भी क प्लस आ, और ये क प्लस ए, तो पांचों शब्दों में ही क है। तो इसलिए अपने को कंफ्यूज नहीं होना कि ए विसर्ग और क्री धातु से बने हुए शब्द होने के कारण हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये अपन यहाँ पर नहीं मान ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अपवादित नियम लागू हो जाता है, जो कितने शब्दों के साथ है? मात्र 3 शब्दों के साथ है। कौन से? नमः है, तिरह है, पुरह है। अगर अन्य किसी शब्द में ऐसा हो कि भाई अंत में ए आ रहा हो, जैसे अपनों ने अधय पतन में देख लिया, पयपान में देखा था, वय कर्म में देखा था, अन्य किसी शब्द में इन चारों के आने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपने को इसी नियम के अनुसार चलना है। परंतु इन 3 शब्दों में यदि इनमें से कोई शब्द आ जाए तो अपने को क्या करना होगा? परिवर्तन करना होगा कि विसर्ग इस दंते से में बदलना है। आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप क्री धातु वाले ही देख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए। और ये जो पीछे के 2 नियम थे ये तो मैंने करवाए हुए ही हैं, तो इनको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपन आज जो नया नियम समझने जा रहे हैं उसको देखते हैं। तो नया नियम कौन सा है? देखा, नमः है या तिरह है या पुरह है। अब नमः, तिरह, पुरह के साथ कोई भी ऐसा शब्द आ जाए जो क्री धातु से बना हो, क्री धातु से बना शब्द आ जाए, तो अपने को क्या करना है? अपने को इस से में बदल देना है। किसको बदलना है? सिर्फ विसर्ग को। और चूंकि विसर्ग का बन रहा है तो आधा तो होगा ही होगा। देख लीजिए, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है नमः जोड़ कार। देखिए, नमः तो हमारी शर्त में है, कार, कार क्री धातु का बना शब्द है। ये देखिए, कार, कार भी अपने जो नियम में है, तो अपनी तीनों शर्तें पूरी है। तो अब अपने को विसर्ग को किस में बदलना है? इस स में बदलना है। तो शब्द क्या बन जाएगा? नम का ज्यों के त्यों लिख दो, ये आधा स इस प्रकार से आ जाएगा, और कार ज्यों के त्यों। शायद नमस्कार इसी प्रकार से लिखते होंगे आप, क्यों लिखा जाता है? इस प्रकार से। अब नमः जोड़ते तो नमस्ते, और नमः जोड़ कार नमस्कार हो जाएगा। उसी प्रकार से नमः जोड़ कृत आ जाए, तो यहाँ पे नमः हमारी शर्त में है, कृत, देखिए कृत भी हमारी शर्त में है क्योंकि ये भी क्री धातु से बना शब्द है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? विसर्ग का इस स में बदल देंगे। अब शब्द क्या बना? नम आ गया, अब इसको आधे स में बदल दो और शब्द बना, ये आ गया कृत। तो शब्द क्या बना? नमस्कृत। नमस्कार किए हुए को क्या कहते हैं? नमस्कृत कहते हैं। उसी प्रकार से तिरह को देख लीजिए। अब तिरह शब्द है अपने सामने और इसके साथ भी अपनों ने कार लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तिरह है और उसके बाद कार, कार तो हमारी शर्त में है और तिरह भी हमारी शर्त में है, तो विसर्ग को किस में बदलना है? इस स में बदलना है। शब्द क्या बन जाएगा? तिर को ज्यों के त्यों उतार लीजिए, विसर्ग अपनों ने आधे स में बदल दिया, ऊपर कार को ज्यों के त्यों उतार लीजिए। शब्द क्या बना? तिरस्कार, ऐसे बनता है। उसी प्रकार से मान लीजिए पुरह शब्द है, पुरह, तो उसके साथ भी अपन कार शब्द जोड़े, तो पुरह हमारी शर्त में है और कार क्री धातु से बना हुआ शब्द है, कृत, कृति, कार्य, कर्ता, करण। तो अब अपन क्या करेंगे? अपन नियमानुसार इस विसर्ग को आधे स में बदल देंगे। तो शब्द क्या बना? पुर, और ये आधा स और आगे क्या है? कार। शब्द क्या बन गया? पुरस्कार, जो इस प्रकार से बनता है। तो ये था अगला नियम। अपनों ने देखा ना कि भाई ए विसर्ग
कै ख पे फे, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु अपने को यह ध्यान रखना है कि भाई ये जो 3 शब्द हैं ये अगर क्री धातु के साथ आ जाते हैं तो अपने को वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन अंधे होकर कोई परिवर्तन नहीं करके सीधा नमः कार तिरह कार न कर दें। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम यहाँ पर क्या कहता है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगले नियम में अपन देखेंगे अगला नियम है कि ई या ऊ स्वर आ जाए। ठीक है, उसके साथ आ जाए विसर्ग और विसर्ग के बाद आ जाए क या ख या प या फ। अब आप क ख प फ के 2 नियम आ गए तो उनको जोड़कर भी याद रख सकते हो। ए के साथ ए विसर्ग के साथ क ख प फ आने पर तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, परंतु ई ऊ के साथ विसर्ग और क ख प फ आ जाए तो अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। और किस में परिवर्तन? विसर्ग में। विसर्ग को किस में बदलना होगा? मूर्धन्य स में बदलना होगा। ये काम अपने को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये भी ध्यान दें कि ए विसर्ग के साथ विसर्ग और क ख प फ आ जाए तब तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, परंतु ईयू के साथ विसर्ग और क ख प फ आ जाए तो अपन विसर्ग को किस में बदल देंगे? मूर्धन्य स में बदल देंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है बहिही जोड़ कार, ये शब्द है। अब देखिए यहां पर क्या है? ई है, तो ई हमारी पहली शर्त पूरी, बाद में विसर्ग आ रहा है दूसरी शर्त, बाद में क आ रहा है तीसरी शर्त भी पूरी। अब परिवर्तन मात्र एक, और इसको किस में बदल देंगे? मूर्धन्य स में बदल देंगे। अब शब्द क्या बन गया? बही, और इसका किस में बदल दिया? स में, और आगे क्या है? कार। शब्द क्या बन गया? बहिष्कार। और बहिष्कार शब्द शायद आप इसी तरीके से लिखते होंगे, इसी प्रकार से आता होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है चतुहु जोड़े पद, ये शब्द है। अब देखिए यहां पर तो आ रहा है ऊ स्वर, तो ऊ हमारी शर्त में है, आगे विसर्ग आ रहा है, आगे प आ रहा है, तो तीनों शर्तें पूरी है। जब तीनों शर्तें पूरी है तो अपने को क्या करना है? मात्र एक परिवर्तन, और एक परिवर्तन कौन सा? विसर्ग को मूर्धन्य स में अपने को बदलना है। बदल दिया, हो गया। अब शब्द क्या बन जाएगा? चतु को अपन जो के त्यों लिख दो, आधा से इस प्रकार से लिख देंगे। आगे क्या है? पद, जो के त्यों आ जाएगा। चतुष्पद, पद का मतलब होता है पांव या पाए या पैर, तो चतुष्पद, चार पैरों वालों को चतुष्पद कहा जाता है। जिस प्रकार से 4 हाथों वाले को चतुर्भुज कहा जाता है, भगवान विष्णु को चतुर्भुज कहा जाता है ना, तो उसी प्रकार से चतुष्पद। एक शब्द और देख लीजिए इसी प्रकार का, चतुहु जोड़ पथ, ये शब्द आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या देख लीजिए, ऊ आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, प आ रहा है। ऊ, विसर्ग और प, तीनों शर्तें पूरी है तो मात्र एक परिवर्तन, इसको किस में बदलना है? मूर्धन्य स में। तो चतु जो के त्यों आ गया, कोई मतलब ही नहीं है अपने को सिर्फ इतने से मतलब है, ये मूर्धन्य स में बदला, पथ का जो के त्यों, चतुष्पथ। सामान्यतः चौराहा जो होता है उसे ही चतुष्पथ कहते हैं, तो चतुष्पथ हो जाएगा। उसी प्रकार से बही शब्द से भी एक शब्द और बनता है, बही जोड़ कृत, ये शब्द है। अब यहां पर देखिए ई आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो ई विसर्ग दोनों शर्तें तो पूरी है। आगे क्या आ रहा है? क आ रहा है, तो क भी हमारी शर्त पूरी है, हमारी तीनों शर्तें पूरी है, तो अपने को इस विसर्ग को किस में बदलना है? मूर्धन्य स में बदलना है। अब शब्द क्या बन जाएगा? बही, और ये आधा स और आगे कृत,
शब्द क्या बन जाएगा, बहिष्कृत शब्द बन जाएगा, जो भी अपन हमेशा प्रयोग में लाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। चलिए पहले मैं एक शब्द और बता देती हूँ, महत्वपूर्ण शब्द आपका देखा हुआ, आपका पहचाना हुआ, आविही जोड़कार, ये शब्द है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी ईश्वर आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। अब ईश्वर विसर्ग, आगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तीनों शर्तें पूरी है, तो अपन इसको किस में बदलेंगे, इसको मूर्धन्य श में बदल देंगे। अब शब्द क्या बन जाएगा, आवी जो के त्यों रह जाएगा, ये श हो गया और आगे कार हो गया, यानी शब्द क्या बना, आविष्कार शब्द बन गया। तो इस प्रकार से आविष्कृत भी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये नियम चलता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसमें कुछ अपवादित शब्द भी आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, देखिए नियम क्या है, नियम कहता है कि ई या ऊ के साथ विसर्ग और कै खे पे पे आ जाए तो अपने को इसमें बदलना है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपन देख लेते हैं, आविही जोड़े कृत, ठीक है, ई विसर्ग कै, ई विसर्ग कै, तो अपन किस में बदल देंगे, इसको मूर्धन्य स में बदल देंगे और शब्द क्या बन जाएगा, आवी जो के त्यों, ये आधे स में और आगे कौन बचा, कृत, तो शब्द क्या बन गया, आविष्कृत शब्द बन गया। ये अपनों ने अभी अभी नियम देखा है। तो आप मुझे बताइए इसका शब्द क्या बनेगा, आयुहु जोड़े मान, ये शब्द क्या बनता है, इसका संधि करने पर शब्द कैसे बनता है। आपने एक शब्द तो देखा होगा, आयुष्मान भव, आयुष्मती हो, इसी प्रकार से लिखा जाता है ना। तो अब यहां पर भी इसका मतलब अपने को विसर्ग का मूर्धन्य से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मूर्धन्य से आ रहा है, मूर्धन्य से ही बनाना पड़ेगा। परंतु शर्तें देखते हैं, देखिए यहाँ पर ऊ आ रहा है तो ऊ तो हमारी शर्त में है, विसर्ग विसर्ग भी हमारी शर्त में है। ये मैं आ रहा है, यहाँ पे तो है ही नहीं अपने पास, मैं तो अपने पास तो कह पे है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए अपन इसको अपवाद में शामिल करेंगे। आयुष्मान आयुष्मती, वपुष्मान वपुष्मती, ये चार शब्द ऐसे हैं जो इस नियम के अपवाद कहे जाते हैं। यानी यहाँ पर मान मान और मति आ रहे हैं, आयु और वपु शब्द के साथ मान और मति आ रहे हैं, तो भी अपन विसर्गों को किस में बदलेंगे, मूर्धन्य स में बदलेंगे। ये नियम यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयु और ये श और आगे मान। उसी प्रकार से वपु शब्द है, वपुहु जोड़े मान, तो यहाँ पर हालांकि ऊ विसर्ग आ रहा है परंतु आगे मैं आ रहा है, तो भी अपन क्या बनाएंगे, ये श बनाएंगे मूर्धन्य श। तो शब्द क्या बन जाएगा, वपु, उसके बाद श और मां न, यानी शब्द बन गया वपुष्मान। उसी प्रकार से वपु वपुहु जोड़े मति, मति में आप मुझे बताइए कि ये जो मति है वो छोटी आती है या बड़ी आती है, आयुष्मान आयुष्मती में। देखिए मति इस प्रकार से भी लिखी जाती है, इस प्रकार से भी लिखी जाती है, परंतु जो बुद्धि में जाएगा वो आएगा मति, ये शब्द है। अब अपन यहां पर क्या करेंगे, विसर्ग का मूर्धन्य से बनाएंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा, वपु, ये मूर्धन्य से हो गया, और मति, वपुष्मति शब्द यहाँ पर बन जाएगा। उसी प्रकार से अपन आयुष्मति शब्द को भी देख लेते हैं। देखिए आयु जोड़े मति, अब यहाँ पर भी देखिए ऊ विसर्ग और मैं आ रहा है, तो ऊ विसर्ग और मैं, तो ये किस में बदल जाएगा, ये मूर्धन्य से में बदल जाएगा। तो आयु
और इसके साथ साथ शय और उसके बाद मति, आयुष्मती शब्द इस प्रकार से बन जाएगा। याद रखना, नोट लगाकर लिख लेना, 4 ही शब्दों में ये नियम जाएगा। आयुष्मान, आयुष्मती, वपुष्मान, वपुष्मती। और ये 4 शब्द इस नियम के अपवाद कहे जा सकते हैं। कौन से नियम के? ई, उ या विसर्ग या कैख पैफ है। तो इस नियम के ये 4 शब्द अपवाद कहे जाएंगे। तो नोट लगाकर अपवाद कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन बात करते हैं एक चीज और की। देखिए, एक बहुत ही अच्छी समझने वाली बात है। कौन सी है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो चीजें काम करती हैं। दो चीजें का मतलब हुआ कौन सी? संधि भी होती है, साथ साथ मूलतः उपसर्ग भी काम करते हैं। मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाए थे, अपनी उपसर्गों वाली क्लास देखिएगा आप। तब मैंने आपको बताया था कि जो कुछ शब्द होते हैं, जैसे दुर है, तो दुर उपसर्ग में दुहु या दुर एक ही बात होती है। यानी वहां पर जैसे अपन देख लेते हैं, एक शब्द है दुर्जन। तो देखिए, दुहु जोड़ जन, ये शब्द है। तो यहां पर देखिए जय सैगोस वर्ण है, विसर्ग है। तो यहां पर ये जो विसर्ग है इसका क्या बन जाता है? रे बन जाता है। ऋत्व विसर्ग संधि में अभी अपन देख कर आए, ठीक है। तो ऋत्व विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग यहाँ पर शब्द कौन सा बन जाएगा? दुर्जन बन जाएगा, क्योंकि दू हो गया, विसर्ग का अपनों ने रे लगा लिया, विसर्ग इस पर चला जाएगा। तो जय पे रे और न, दुर्जन। अब इस शब्द को मैं इस प्रकार से भी लिख सकती हूं, दुर जोड़ जन, क्योंकि ये शब्द अपनों ने उपसर्गों में भी देखा था। और उपसर्ग जब अपन पढ़ रहे थे तो दुर नाम का एक उपसर्ग होता है जो जन के साथ मिलकर दुर्जन शब्द का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार से एक शब्द ये भी है, दूहु जोड़ फल, ये शब्द भी है। अब यहां पर भी देखिए ऊ आ रहा है, उसके बाद कैखे पैफे वाला नियम अभी अपन पढ़ा है। तो यहां पर भी विसर्ग का क्या बनेगा? मूर्धन्य से बनेगा, ठीक है। तो शब्द क्या बन जाएगा? दुष्फल बन जाएगा, है ना। अब यहां पर मैं इसको इस उपसर्ग के साथ भी जोड़ सकती हूं, यानी इसमें उपसर्ग भी है, दुस उपसर्ग भी है और दूहु के साथ विसर्ग संधि भी है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द और है, नीहि जोड़ फल। अब ये शब्द है तो यहां पर ई आ रहा है, विसर्ग आ रहा है और उसके बाद कैखे पैफे वाला नियम है। तो यहां पर ये किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य से में बदल जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? नी आ गया, विसर्ग का ये अदस्य आ गया और फल, निष्फल शब्द बन गया। परंतु यहां पर निस उपसर्ग भी काम कर रहा है, निस जोड़ फल, इस प्रकार से भी ये शब्द बन रहा है। तो अब परिस्थिति ये बन रही है, समस्या ये आ रही है कि भाई जब एक ही शब्द का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जा रहा है, एक तो संधि में लाया जा रहा है, एक उपसर्गों में लाया जाता है, और इस प्रकार का शब्द यदि पेपर में आ जाए और पेपर में दोनों ही विकल्प आ जाए कि भाई दुर्जन में दुर्जन शब्द का सही वर्गीकरण है, तो दूहु जोड़ जन भी आ जाए और दुर जोड़ जन भी आ जाए, तब अपन करेंगे क्या? कभी उठा है ऐसा सवाल? जी नहीं, हम कभी ऐसे सवाल उठाते ही नहीं है ना। हमें कोई मतलब नहीं है। ये भी एक प्रश्न बनता है, दोनों में से सही किसको माने? मान लो 1% आ भी जाए, तो देखिए मैं आपको बता देती हूं कि जब संस्कृत भाषा बनी थी तो उस समय मूल संस्कृत में सबसे पहले उपसर्ग बने थे, बाद में संधि हुई थी। तो सबसे पहले उपसर्गों वाले शब्द शुद्ध माने जाएंगे, दुष जोड़ फल माना जाएगा, दुर जोड़ जन माना जाएगा, निस जोड़ फल सही शब्द माना जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अपने को क्या ध्यान रखना है कि भाई कहीं भी
इस प्रकार के शब्द आ जाए। मैं लिख देती हूं आपको, नोट लगाकर नोट करेंगे इस चीज को। यदि किसी एक शब्द का संधि व उपसर्ग दोनों में वर्गीकरण संभव हो तो वहां उपसर्गों वाले शब्द अधिक शुद्ध माने जाएंगे। तो ये है एक नियम, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।